काम शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा जी, कल हमने बात की पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी, उसके बाद अलाउंसेस हैं, एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट। हमने कोशिश करनी है कि हम इन चीज़ों को देख सकें, ठीक है। लेकिन मेरी जो है ना, वो मैंने आप लोगों को सजेशन लेनी, सैलरी का जो हेड है उसमें लगते हैं 5 लेक्चर तकरीबन, या मिनिमम करें तो 4। मेरी कोशिश है, मेरा दिल है कि मैं आज आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा दूं। आज एक हेड खत्म हो जाएगा, कल मैं एक नया हेड स्टार्ट करूंगा। आपके लिए आसानी हो जाएगी डिसीजन मेकिंग में। तो आप लोग मुझे बेशक चैट में जवाब दें, बेशक बोल के जवाब दें। क्या ठीक है ये? वैसे नॉर्मली मैं सैलरी स्टार्ट में पढ़ाता हूँ, आप कहेंगे मैं सैलरी पढ़ा दूंगा, लेकिन सैलरी में ये होता है कि सम टाइम मैं आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त, जी जी, शोर आ रहा है मेरे दोस्त के पीछे से। चलें, आप अपने सजेशंस दीजिएगा, कोशिश करके हम कल सैलरी स्टार्ट कर लेंगे। आज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी छोटा हेड है, एक दिन में ख़त्म हो जाता है, तो उससे जो है ना वो समझने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइक नॉइज मेरी तरफ से आ रही, बताइए मुझे चैट में, ताकि फिर मैं उसके हवाले से कुछ कर सकूं। माइक नॉइज, माइक नॉइज मेरी तरफ से पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, ये एक दोस्त हैं जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अहमद भाई थे, उनके पीछे से आ रही थी, उन्होंने म्यूट किया। हाँ, वो दोस्त एक और थे बीच में बोले। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं उतनी देर जरा नोट्स निकाल लूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक मज़ेदार हेड है, छोटा है, बोर भी नहीं करता, और फिर दोस्तों को डिसीजन लेने में भी आसानी देता है कि क्या डिसीजन होना चाहिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, माइक अनम्यूट से, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टार्ट में होता है। मैंने भी जब स्टार्ट में पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे खुद बड़ा जो है उसमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते, मुझे नहीं समझ आती थी यार ये क्या है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। जी, तो देखिएगा, सबसे पहले वो जो बात कर रहा है, वो कहते हैं जी, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। वैसे जो सैलरी में है ना, आप एक चीज पढ़ेंगे कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, कि जब रिसीव होगी उस वक्त आपसे टैक्स मांगा जाएगा। लेकिन रेंट में वो कहता है कि रिसीव जो हो गया वो तो टैक्सेबल है ही है, जो रिसीवेबल है वो भी टैक्सेबल है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? उसकी रीजन है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम हर काम करते हैं, एक डॉक्यूमेंटेड और एक अनडॉक्यूमेंटेड, और हमारे असल काम वो होते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं। हमने एग्रीमेंट किया है कि बंदे के साथ, अपने दोस्त के साथ, कि मैं आपको अपना घर रेंट पे देता हूँ, लेकिन उसमें एक बेनिफिट आपका, एक मेरा। अच्छा जी, ठीक है, क्या बेनिफिट यार? इस तरह करते हैं कि 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। हालांकि ये जगह है 30,000 वाली। हो गया जी, आप एक्चुअली मुझे 25,000 देंगे। कितना देंगे? 25। 5,000 रुपये का आपको फायदा मिलेगा, और मुझे क्या फायदा? मेरी टैक्स सेविंग होगी। चलो जी, एग्रीमेंट हो गया। लेकिन टैक्स वाला भी समझदार है, उसने क्या किया, उसने एक रूल रखा हुआ है। वो कहता है कि जी, FMR, फेयर मार्केट रेंट, और एक्चुअल AR, एक्चुअल रेंट, जो भी हायर होगा ना उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हमने अपनी जगह की वैल्यू कम दिखा दी, और जब उन्होंने असेस की तो वो ज्यादा निकली, कि उसका रेंट ज्यादा रिसीव होना चाहिए, तो वो जो ज्यादा वाली वैल्यू निकली ना, उसके मुताबिक आपसे टैक्स डिमांड करेंगे। उसको हम कह सकते हैं FMR। और ज्यादा केसेस में FMR ही हायर होता है, क्योंकि हमने कंसीलमेंट की कोशिश करनी होती है, हम एक्चुअल को कम दिखाते हैं। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना, रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपको 10 रेंट मिले साल में, मिलने 12 चाहिए थे, मंथली था जी 25। आपने दिखाया कि मेरा रेवेन्यू है 250,000। ठीक है जी, नेक्स्ट पीरियड में 2 रेंटल्स एडिशनल मिले, और 12 उस पीरियड के मिले रेलिवेंट के।
14 मिले, आपने फिर टैक्स 12 पे दिया, ये 2 को भूल गए, पूछा गया 2 पे क्यों टैक्स दिया, कि जी वो मुझे मिले ही नहीं, मैंने वेव ऑफ कर दिए। तो टैक्स वाला कहता है कि इसमें 2 नंबरी का चांस बहुत है, आपने वेव ऑफ ना भी की हो, आपने कैश में पैसे ले लिए, कोई एविडेंस नहीं, हम आपको कहीं से नहीं पकड़ सकते, इसलिए वो कहते हैं कि जो टैक्स है ना, वो रिसीव्ड वाला भी और रिसीवेबल वाला भी, जो अभी मिलना है, वो सारा टैक्सेबल है। वो किस तरीके से, आपका एक एग्रीमेंट है ना, लेट से 30,000 का, अब चाहे एक महीना भी आपको रेंट ना मिले, वो मल्टीप्लाई बाय 12 करेगा और 360,000 पे आपसे टैक्स डिमांड कर लेगा। ये है ये उसका तरीका है कार्रवाई और तरीका है वारदात। अब थोड़ा सा नोट्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं नोट्स आपको पढ़ने के लिए दूं, आप उसको पढ़ें, थोड़ा समझने की कोशिश करें और नेक्स्ट डे मुझसे डिस्कस करें चीज़ें। ले जी, मैं अब आपके साथ सामने रखता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, देखिएगा वही बातें। वो कहते हैं जी, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल इन दैट ईयर अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट का मतलब क्या है? पहली बात कहते हैं जी, जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है या जो रिसीवेबल है, किसको? लैंड और बिल्डिंग के ओनर को। ठीक है जी, बात क्लियर है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट, बयाना, एडवांस डिपॉजिट कुछ, पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। कोई लैंड और बिल्डिंग सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और डिसाइड क्या हुआ जी, 5.5 मिलियन, 55 लाख रुपए की जमीन है, 5 लाख रुपए एडवांस, जिसको हम कहते हैं बयाना, 2 महीने बाद रिमेनिंग पेमेंट, ना कर पाए तो वो पैसे जब्त। हुआ क्या, इस बंदे ने आपको 5 लाख रुपया दे दिया था, जिसको हम कहते हैं फोरफिटेड डिपॉजिट या एडवांस डिपॉजिट, लेकिन बेचारा 50 लाख अरेंज नहीं कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मट्टी हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वो 5 लाख रुपया आपकी इनकम बन जाएगा, क्योंकि आपने रिसीव तो कर लिया ना, तो जिसने रिसीव किया उसकी ये इनकम कंसीडर होगा और उसको इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अक्सर लोग ये चीज जो है ना, जानते नहीं और कुछ जान बूझते हुए भी इसको अप्लाई नहीं करते, ना क्लाइंट्स को बताते हैं, ना उसके हवाले से कुछ जो है ना अवेयरनेस देते हैं। कम से कम ना क्लाइंट के कान में जरूर डालनी चाहिए कि भाई एक्चुअल और फैक्चुअल जो है ना मामला ये है। आगे आपकी मर्जी, आप टैक्स देना चाहें ना देना चाहें, मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट है जी, वो कहता है, मैंने आपसे एक बात की थी कल, वही बात है, एनी रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन अगेंस्ट लीज of a building together with plant and machinery shall be chargeable under income from other sources। कि अगर वो उस बिल्डिंग के साथ कोई और चीज शामिल होगी जैसे प्लांट और मशीनरी, तो फिर ये प्रॉपर्टी का केस नहीं रहा, निकल गया यहाँ से, अदर सोर्सेज की तरफ चला गया। इसी तरह रेंट जो है वो बिल्डिंग का है, उसके साथ साथ कुछ चीजें और कुछ सर्विसेज और ऐड होगी, जैसे कि हॉस्टलाइज बच्चे होते हैं, उनको आप सफाई सुथराई की सहूलत भी दे रहे हैं, उनको आपने इंटरनेट भी लगवा के दिया, उनको आपने केबल भी लगवा के दी, उनको आपने सिक्योरिटी गार्ड भी दिया, सारा कुछ दिया, और वो एक पैकेज बना दिया जी, पर पर्सन 15,000, पर पर्सन 12,000, तो सारा कुछ उसके अंदर है। और उस तरीके से जब आप सब बच्चों से कलेक्शन करेंगे, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का केस नहीं मेरे भाई, क्योंकि उसमें खाली लैंड और बिल्डिंग नहीं है, उसमें और चीजें भी साथ शामिल है। वो देखिएगा ना क्या कहता है, वेयर रेंट इंक्लूड्स एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज और एनी सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को रेंट पे देने के अलावा कुछ सर्विसेज भी साथ शामिल हो गई, देन इट शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको, फॉलोइंग अमाउंट ऑफ रेंट विल बी एडेड इन द इनकम, हायर ऑफ देखा जाएगा, एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया जाएगा फेयर मार्केट रेंट के साथ। अच्छा, ये उन लोकेलिटीज में तो पॉसिबल है जहाँ पे कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है, एक जैसे घर है, एक जैसा स्ट्रक्चर है, और एक लेन है तो उसमें 10 मरला है, एक लेन उसमें 5 मरला है, उधर ये चीज जो है ना अप्लाई करना पॉसिबल है।
लेकिन जहाँ पे एक घर एक कनाल का, एक घर 1 एकड़ का, एक घर 2 मरले का, एक गली कच्ची, एक गली पक्की, एक घर खूबसूरत, एक घर बिल्कुल सादा, वहां पे ये पॉलिसी कभी भी अप्लाई नहीं की जा सकती, एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट वाली। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन who derive income from property। कंपनी के लिए नहीं, अगर कोई इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इनकम डिराइव करती है प्रॉपर्टी से, कहाँ तक, 2 लाख रुपए तक, इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। उसने टैक्स नहीं देना। एग्जाम्पशन जैसे मैंने कल बताया आपको, 2 लाख रुपए तक प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पशन, 4 लाख रुपए तक बिजनेस इनकम पे एग्जाम्पशन, और 6 लाख रुपए तक सैलरी पे एग्जाम्पशन। अब मेरे एक दोस्त ने हैंड रेज किया था, मैंने देखा, लेकिन वो, मैं चाह रहा था उसको थोड़ा सा क्लोज कर लूं, उसके बाद उनकी बात सुनूं। जी मेरे दोस्त अच्छा सर, ये पूछना मोहम्मद। चाह रहा था कि इसमें सेल। जी जी। जी जी, पूछें पूछें। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आपकी आवाज आ रही है, बड़ी क्लियर आ रही है। अच्छा। अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मींस कि ये रेंटल इनकम को ट्रीट करता है, ये हेड। जी तो जी। ये इसकी जो सेकंड सबसेक्शन है, तो उसमें ये सेल ऑफ लैंड और जो मशीनरी का कहीं जिक्र आया, जहाँ पे वो फोरफिटेड उन्होंने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो जी हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो ये वो देखिए ये वाली सेल ये, सेल का जिक्र क्यों है? हाँ, ये एक पॉइंट ऐसा है, ये यकीनन जब अथॉरिटीज बैठी होंगी और बड़े दिमाग बैठे होंगे और उन्होंने इसके हवाले से बात की होगी कि इसको कहाँ क्लासिफाई किया जाए, तो ये किसी और जगह मुनासिब नहीं है। इसको आप कोशिश करेंगे ना बिजनेस में दिखाएं तो उधर भी नहीं समझ आती, ना कैपिटल गेन्स में आती, तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इसलिए उन्होंने इसको इस हेड में ट्रीट करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो है ना, कोई हम्म। मेरा ख्याल वजाहत वो भी नहीं दे पाएंगे। वो कहेंगे ना ये सैलरी है, ना ये कोई बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम तब हो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया हो, जब कोई एग्रीमेंट जिसको कहते हैं ना जी। तोड़ चढ़ गया हो, तो फिर ना ये कैपिटल गेन है, ना ये अदर सोर्स है। अदर सोर्स में वैसे किसी तरीके से मेरे हिसाब से, अगर मुझसे आप पूछे ना, अगर मैं इधर बैठा वर्किंग कर रहा हूँ तो मैं इसको अदर सोर्स में डाल दूँ। लेकिन बस कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अथॉरिटीज हमें देती हैं कि यार ये रूल है, आपने इसको फॉलो करना है, तो यहाँ पे हमारी भी यही मजबूरी। देखिए उन्होंने पोर्टल में भी इसको यहीं पे डाला हुआ, फॉरफिटेड डिपॉजिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, और बड़ा क्लियरली लिखे है। मेरे सामने आप पोर्टल देख रहे होंगे, ये देखें, फॉरफिटेड डिपॉजिट। तो इसलिए जी बिल्कुल। इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं हो सकती जी। वो कहते हैं ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये है जी, वो फलां है, सब कुछ क्यों है जी, क्योंकि न्यूटन ने कह दिया, इसलिए। तो आप ये समझ लें एफबीआर ने कह दिया, तो ये इसलिए। ठीक है, चलें। अब जो थोड़ा थोड़ा इसको करते जी भी जाते हैं साथ। मैं कहता हूँ जी 360,000 मुझे रेंट रिसीव हुआ, और फॉरफिटेड डिपॉजिट मुझे मिला 5 लाख रुपए। एक पॉइंट मैंने छोड़ा है, वो अभी मैंने समझाना है, और वो टेक्निकल है। उसमें भी काफी एतराजात सामने आते हैं, काफी चीजें, और अच्छी बात है, सवाल होने चाहिए, फिर ही जो है वो सेशन जरा मजे का होता है। वो कहता है 1/10 ऑफ अमाउंट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। ये कौन सी अमाउंट है? ये मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो वाली अमाउंट है। एक मिनट, क्वेश्चन आया है सर, इस तरह हम समझ जाते हैं, लेकिन जब क्लाइंट आता है तो रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो, मतलब आपको यही कहना पड़ता है कि यार ये एफबीआर की तरफ से डायरेक्शन है, हमारे लिए हमारी मजबूरी है। हाँ, बाकी चीज़ें, अब आप कहें रिसीवेबल क्यों है, मैंने उसमें बता दिया आपको कि रिसीव के साथ उन्होंने रिसीवेबल को इसमें क्यों रखा। अभी 1/10 आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये उन्होंने जनाब इधर क्यों रखा। रिकवरी ऑफ अनपेड रिकवरेबल रेंट एज डिडक्शन, ये क्यों रखा इधर, ये सारी इंशाल्लाह इसके हवाले से लॉजिकल बहस होगी। लेकिन कुछ एक आधी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं जी बाय डिफॉल्ट ऐसे है, हमारी मजबूरी है, हमने उसको इसी तरीके से लेके चलना। अब जैसे उसकी मर्जी थी, उसने क्या कहा, उसने कहा कि यहाँ पे मुझे सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का रेंट लेके चलना है, और इसके अलावा अगर किसी चीज का ऐड हो जाता है
तो मैं अदर सोर्सेज में ले जाऊंगी, ये उसकी मर्जी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसने अपना डिसीजन दे दिया, हमें उसको फॉलो करना। क्यों कहते हैं ना बादशाहों की तो माननी पड़ती है, वो बादशाह है, हमारा डिपार्टमेंट हमारा बादशाह है, हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना है। नेक्स्ट देखिएगा जी 1/10 वाला। 1/10 में ये है कि आपने जो एडवांस रिसीव किया एज ए सिक्योरिटी और वो आपने वापस कर देना, वो पेबल है आपके लिए। जब आप उस बंदे को जाने के लिए कहेंगे या वो खुद वॉलंटरली छोड़ के जाना चाहेगा आपका, तो उस वक्त आपको बहबूद सर्टिफिकेट का भी अभी जिक्र आ गया जी, मेरा दोस्त बहबूद सर्टिफिकेट अदर सोर्सेज जो है ना वो टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको उधर ही पढ़ेंगे। आज हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को ही पढ़ेंगे। देखिएगा 1/10 ये सिक्योरिटी की बात हो रही है। आपने एक घर रेंट पे दिया और आपने उसके अगेंस्ट ₹1,00,000 सिक्योरिटी ले ली, और इसका मतलब क्या है कि अगर आप घर सही पोजीशन में छोड़ के गए, जिस पोजीशन में आपको दिया गया, जिस कंडीशन में, तो ये ₹1,00,000 वापस मिल जाएगा। अगर अगर कोई छेड़छाड़ आपने की हुई तो इसमें डिडक्शन हो जाएगी। या समटाइम ऐसे होता है कि आपने अगर 2 माह का रेंट नहीं दिया तो तीसरे महीने आपको निकाल दिया जाएगा और वो 2 माह का रेंट इसमें से काट लिया जाएगा, और उसके अलावा जो पैसे बचते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। ये सिक्योरिटी है, आपने खुद को सिक्योर करने के लिए जो पैसा लिया होता है, एडवांस लिया होता है, ये वो है। इसका क्या करते हैं, इसका 1/10 मतलब 10% हर साल आप टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड करते हैं। कितना बनेगा जी, ₹10,000। ये भी आप टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे। ये अगर आप मुझसे पूछेंगे टैक्सेबल इनकम में वो क्यों ऐड करवा रहा है, तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि उसकी एक एजम्पशन है कि आपके पास जो पैसा पड़ा है ना स्पेयर, आप उसको यूटिलाइज करें, आप उसको कहीं इन्वेस्ट करें, आप उससे कुछ कमाएं और उससे कमा के फिर मुझे भी दें। बेशक आप कमाते हैं या नहीं कमाते, आपने मुझे जरूर देना है। कितना देना है, अब एक चीज देख लीजिएगा। अभी तक हमारे पास है 860,000। 860,000 के ऊपर देखते हैं पेबल क्या बनता है। ओए होए 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 इसमें कल वाली चीजें भी हैं। जस्ट लेट मी रेज। ठीक है, चलो जी, उम्मीद है कि अब एक आधी चीज होगी एडजस्टेबल। हाँ बस ये देखिएगा, ये आपका 860 था, उसके ऊपर 46,000, और इसके लिए अलग से रेट्स दिए गए। मैं अभी टैक्स कार्ड खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और कुछ लोग समझते हैं कि वो ₹10,000 ऐड होने से ना, ये जो मैंने सबके सामने लिखा हुआ है, पता नहीं कितना बड़ा तूफान आ जाएगा, कितना टैक्स बढ़ जाएगा। कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा अभी वो ₹10,000 हम ऐड कर देते हैं। 10,000 would be added in your taxable income। तो ये कंप्यूटेशंस पे जाते हैं। देखिएगा पहले 46 था, अब 47 हो गया, ₹1,000 बढ़ा। तो ये एनुअल बेसिस पे आपने अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड करते चले जाना है। लेकिन इसमें एक लॉजिकल पॉइंट है, वो अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। जहाँ पे ना समझ आए आपने मुझे रोक लेना है और पूछना है कि ये क्या है। पहले आपके पास मिस्टर ए था, वो 3 साल आपके पास रहा, उसने आपको ₹1,00,000 एडवांस दिया था एज ए सिक्योरिटी। तो आप हर साल क्या करते रहे, इसका 10% लेके, ये कितना बनता है 10,000, हर साल आप उसके ऊपर टैक्स देते रहे, इसको टैक्सेबल इनकम में ऐड करके। कितने साल तक, 3 साल तक। तो आपने जो ₹1,00,000 लिया था उस सारे के ऊपर तो अभी टैक्स नहीं दिया, ₹30,000 के ऊपर टैक्स दे चुके थे। 3 साल बाद ये साहब कहते हैं मैं जाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। आपने कहा जी जाए, आपने उसकी सिक्योरिटी पकड़ाई, वो चला गया। नेक्स्ट ईयर मतलब जैसे ही वो गया फॉरन, मिस्टर बी की आमद हुई, उन्होंने आपको एडवांस दिया 150,000। अब आपने 150 का डायरेक्टली 10% नहीं देना, आपने क्या करना है, उसमें से पहले वो 30,000 जिसके ऊपर आप टैक्स दे चुके हैं वो लेस करना है, 120 आएगा।
इसका 10% लेना है, और ये 12,000 रुपये फिर आपने अगले 10 साल तक टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड करना है। इस पॉइंट को पढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि हमारा ऑर्डिनेंस क्या कहता है। कुछ दोस्त मेरा ख्याल है परेशान हो रहे हैं, एक आधा बंदा चला भी गया है, कोई बात नहीं, इन चीजों से नहीं घबराना चाहिए। ले जी, पहला पॉइंट देखिए, वो कहता है वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम अ टेनेंट एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट पेबल बाय द टेनेंट। उससे आपने एक अमाउंट रिसीव कर ली है जो कि एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट नहीं है। एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट का मतलब होता है आपने कोई एडवांस अमाउंट दी कि यार ये मेरा 2 साल अगले जो है ना उनका रेंट आप एडवांस में ले लो, वो तो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जानी है, वो सिक्योरिटी नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। वो कहते हैं जो अमाउंट आपने एज ए सिक्योरिटी ली है और वापस कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, द अमाउंट शेल बी ट्रीटेड एज रेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द tax year in which it was received and following 9 tax years in equal proportion। जिस पीरियड में रिसीव की उस साल को मिला के अगले 9 साल, मतलब टोटल 10 सालों पे उसको डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया 120 है, उसको आप डिवाइडेड बाय 10 करें तो 12,000 रुपये आया है। इसको आप टैक्सेबल कहें, क्या कहें, ये टैक्सेबल, इसके ऊपर टैक्स देना है। अर्शद साहब आ गए हैं, ये अर्शद साहब छोड़ के गए हैं, नहीं अर्शद साहब हमारे साथ ही। अच्छा जी, अर्शद साहब ये 2-3 दोस्त हैं, जैसे एक 750 डबल बल्कि 7773738। दोस्त आपका नाम क्या है? जी सर, मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं इनसे राब्ता करता हूँ। जिनके नाम नहीं ना, अरे काइंडली, जैसे एक है I1GL33, वो वाले एक आईफोन वाले दोस्त हैं, इनसे बस नाम पूछ लीजिएगा ताकि हमें आइडिया हो कि कौन कौन से दोस्त जो है ना क्लासेस ले रहे हैं, फिर हम उन्हीं को लिंक शेयर करें कल से। हाँ, कल से फिर वो बिल्कुल सही बात है, जिनको जो आज नहीं है उनको फिर हम रहने देंगे कल। हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक के काम है, जिस बंदे के मुकद्दर में जहाँ पहुंचना है वो पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखिएगा जी, वो कहता है where an amount which is not adjustable against the rent is refunded by the owner to the tenant on termination of tenancy before expiry of 10 years। कि 10 साल से पहले पहले अगर कोई बंदा घर खाली करता है और आप उसको उसके पैसे वापस कर देते हैं, no portion of the amount shall be allocated to tax in the year in which it is refunded or to any subsequent tax year। जाहिर इस बात, जब पैसे वापस कर दिए तो फिर तो टैक्सेबल नहीं होंगे। जो अमाउंट आपको एज ए सिक्योरिटी मिली थी आपने वो वापस कर दी, अब उसके ऊपर आपने टैक्स क्यों देना। अब तीसरी बात के लिए जो दोस्त बड़ी खुशी से अपनी मर्जी से हैंड रेज करेगा ना, तीसरा पैराग्राफ वो पढ़ेगा और थोड़ा सा समझाएगा भी। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, आपको करके भी दिखाया ए और बी वाला सिनेरियो। जिसको समझ आई ना थोड़ी बहुत भी, टूटी फूटी भी, वो हैंड रेज करेगा, मैं उसको मौका दूंगा और वो हमारे साथ डिस्कशन करेगा इसके हवाले से। जी मेरे भाई, है कोई बंदा जी इसमें, क्या मैं इसका यही मतलब समझू, किसी को भी नहीं समझ आई? अगर नहीं आई तो मैं दोबारा कर देता हूँ एक दफा, आप मुझे बताएं तो सही कि जी इसको एक दफा री एक्सप्लेन कर दें। मैं चलता हूँ आपको एक्सेल पे लेके, क्योंकि जब तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, मेरी आदत नहीं है, वो कहते हैं अग्गा दौड़ते पीछा छोड़, उसका फायदा कोई नहीं। आपसे हमने फीस लेनी है, हलाल करनी है पैसे, अपने बच्चों को हमारी भी कोशिश है कि रिस्क के हलाल ही खिलाया जाए। बैठे जो हैं पढ़ा जो रहे हैं तो फिर इसको हलाल कर लें। ले जी, एक्सेल की स्क्रीन देखिएगा, ना समझ आए ना फौरन रोक लीजिएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा नजर आए, जो दोस्त फोन पे भी हैं उनको भी आसानी से समझ आ सके। पहला केस है जी, फर्स्ट, ये जो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस है, इसमें क्या कहता है कि आपने जब किसी से कोई एडवांस एज ए सिक्योरिटी लेना है तो आपने क्या करना है, आपने लाख रुपया ले लिया,
एडवांस, और आप हर साल क्या करेंगे, आप इसका 10% would be added in property income, ठीक है, ऑन ईयरली बेसिस या एनुअल बेसिस, जो आपको पसंद आए। उसके बाद दूसरा क्या था, वो दूसरा कह रहे कि जब आपने रिफंड कर दी सिक्योरिटी, रिफंडेड द सिक्योरिटी, जिस साल वापस की उस साल नो पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी will be added in taxable या property income। प्रॉपर्टी लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, इन प्रॉपर्टी इनकम, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या कहता है, पहले आपके पास था ए, इसने क्या किया, लेफ्ट आफ्टर 3 years, एडवांस कितना दिया था, एडवांस दिया था जी 10 लाख, वो 1 लाख, भाई 10 लाख तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप दे और आप हर साल क्या कर रहे थे, इसका 10% ले रहे थे, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी इनकम में ऐड कर रहे थे। तो 3 सालों के बाद आफ्टर 3 years हमें पता चला कि 30,000 रुपया हम ऐड कर चुके हैं अपनी टैक्सेबल इनकम में अब तक। दोस्त माइक बंद कर लीजिएगा, शोर वाले दोस्त। उसके बाद आ गया बी, भाई बी ने ज्वाइन किया आपको, एडवांस कितना दिया, 1,20, इसको आपने अब टैक्सेबल करना है। 1,20 में से पहले एक काम करें, माइनस करें, क्या माइनस करें, 30,000 जो पिछले टेनेंट ने हमें सिक्योरिटी दी थी उसके ऊपर हमने जो टैक्स दिया था वो लेस कर देंगे उस अमाउंट को। अब बन गया जी 90,000। आप 90 को डिवाइड करें 10 से या मल्टीप्लाई करें 10%, तो आपका जी ये 9,000 रुपया हर साल टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। अब कोई दोस्त, और अगर 3 साल बाद ये प्रॉपर्टी हम खुद यूज करेंगे, फिर कुछ भी नहीं करना जी, फिर जो माजी में हो चुका वो हो चुका, इसके अलावा अब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर कोई आपके पास फिर आता है किराए पे घर लेने एज ए टेनेंट, और कोई एडवांस आपको देता है, कोई अमाउंट देता है एज ए सिक्योरिटी, तो फिर उस अमाउंट में से प्रीवियस वाली जो है ना, जिसको आप टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना चुके थे पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, उसको लेस करेंगे। और जो रिमेनिंग बचेगी ना, देखिए एक वो बेनिफिट दे रहा है, वरना वो चाहे ना तो वो कहेगी जी डायरेक्ट एक 20 पे ही दे दो, लेकिन वो थोड़ा सा ख्याल कर रहा है, वो कह रहा है कि जी नहीं, इस बंदे ने पहले भी एक कुछ अमाउंट के ऊपर टैक्स दिया है, तो वो इसमें से लेस करवा दो, एडजस्ट करा दो इसके अगेंस्ट। वो उसने एडजस्ट करवाई, तो जो बाकी अमाउंट बची 90, उसका उसने 10% हर साल आपको कहना है कि जी आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर ऐड करें, और उसकी वजह से आपका 500-700-800 रुपया टैक्स बढ़ जाएगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, उम्मीद है कुछ समझ आई होगी इंशाल्लाह। ना जिसको समझ आए वो लेक्चर जो है ना, जो पॉइंट नहीं समझ आता आप देख लें कि जिस टाइम ये पढ़ाया जा रहा था उस टाइम मीटिंग के कितने जो है ना वो मिनट्स गुजर चुके थे। आप नोट कर लें कि फलां टाइम पे ना ये पॉइंट डिस्कस हो रहा था। आप बेशक वहां से मीटिंग जो है ना रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दिया करें और उसके हवाले से ना देख लिया करें, और नेक्स्ट डे जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करें, सर वो पॉइंट समझ नहीं आया जी। अब नेक्स्ट एक चीज़ है, बड़ी मज़ेदार भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और बड़े कम लोग उसके बारे में जानते हैं। अब ये है फाइनल टैक्स रिजीम। देखिएगा वो कहता है इसको नॉर्मल में नहीं रखना, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स में ज्यादातर जो चीजें आती हैं ना वो है इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, बाकी चीजें ज्यादा फाइनल टैक्स की हैं या मिनिमम टैक्स की। अब इसके रेट्स कहाँ से आएंगे, इसके रेट्स देखेंगे हम टैक्स कार्ड से।
किसी दोस्त का चैट में मैसेज आया है जी, बोल लिया करें, कोई बात नहीं। जब तक मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आप बेशक बोल के पूछ लें, बोल के ये सब सुन लेते हैं। अच्छा वही क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने अब देखा है, मैंने पहले। चलें जी, प्रॉपर्टी का है 155। थोड़े थोड़े सेक्शन भी याद करना शुरू कर दें। जैसे सैलरी में हमने देखा था 149 था, प्रॉपर्टी में 155। जो जो बोलता रहूँगा बस वो जेन में बिठा लिया करें, इंशाल्लाह रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिएगा, हमारा जो रेंट है वो है 870। 870 कहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे 6 लाख रुपए तक 20,000 रुपये है फिक्स्ड, और कहते हैं जी 10% है एक्सीडिंग अमाउंट का, जो 6 लाख से एक्सीड कर रही। तो हमारी जो अमाउंट एक्सीड कर रही है वो कितनी है, वो है गालिबन 270। 270 का आप ले लें 10%, ये बन गया 27,000, और इसके अंदर आप ऐड कर लें 20,000 को जो फिक्स्ड है, तो ये बन जाएगा 47। ठीक है जी, गालिबन उसने भी इतना ही कैलकुलेट किया है गालिबन। ये देखिएगा जी, ये उसने कैलकुलेशन की है और इस तरीके से की। अब एक चीज है, मैंने आपको बताया कि फाइनल टैक्स है। फाइनल टैक्स का मतलब होता है जिसमें एडजस्टमेंट्स अलाउ नहीं होती, मतलब जिसमें आप कोई डिडक्शंस नहीं ले सकते। अब आप इसमें अगर कोई डिडक्शन लिखना चाहें ना तो नहीं लिख पाएंगे। देखें क्या होगा, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाने हैं डिडक्शंस पढ़ा के, फिर आपको समझ आएंगे। अगर आप यहाँ पे कोई डिडक्शन लिखते हैं, लेट से 620 लिख देते हैं तो देखिए क्या होगा, उड़ा देगा। यहाँ पे कुछ और लिख दें, इसको कैलकुलेट करेंगे, उड़ा देगा, क्योंकि फाइनल टैक्स रिजीम है। फाइनल टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं की जाती। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एज ए नॉर्मल टैक्स रिजीम लेके चलूँ तो आपके पास एक तरीका है, लेकिन वो क्या है, उसके लिए आपकी इनकम 4 मिलियन से एक्सीड करनी चाहिए ग्रॉस। जो आपकी प्रॉपर्टी इनकम है ना, मैं करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये जो अमाउंट है ना, ये 4 बल्कि 3.6 मिलियन कर देते हैं इसको। पहले ये 360 थी। चले जी, अब देखिएगा, अब वो जो डिमांड कर रहा है ना, उसकी डिमांड के लिए आपको एट्रीब्यूट पे जाना पड़ेगा। एट्रीब्यूट पे आ गए हम, ये देखें ऊपर सेकंड लास्ट एट्रीब्यूट, नीचे आए थोड़ा सा, यहाँ से नीचे किया तो वो कहता है, आपसे पूछ रहा है कि ऑप्ट फॉर प्रॉपर्टी इनकम टू बी कंसीडर्ड अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम एज इट एक्सीड्स 4 मिलियन। कि ये 4 मिलियन से एक्सीड कर रही है तो आप इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक लेके चलना चाहेंगे। हम कहते हैं जी यस। उसमें हमें फायदा कि हमें डिडक्शन अलाउ कर दी जाएंगी। जिस बंदे का इतना ज्यादा रेंट कलेक्ट हो रहा हो ना, उसके खर्चे भी होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो अभी आपको नजर आ जाएगा, 20%। यस कर दिया, कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है ना 1/5 ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर रिपेयर्स, जो आपका क्रॉस रेंट होगा ना उसका 20%, मतलब 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 आप करके देखेंगे तो 20% बनता है। तो 20% ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम वो आपको एज एन अलाउंस दे दिया जाएगा, चाहे वो आपने खर्चा किया हो या ना किया हो, आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अलाउ कर देगा एनुअल बेसिस। ये आपकी मौज है। ये देखिए 4.11 मिलियन जो है ना आपकी बनी थी, और इसका आप 20% लेके देख लें। ये जी 8.4 मिलियन है मेरे दोस्त। मैंने एक मिनट में दोबारा देख लूँ। अगर रेंट है जी 840, नहीं फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो फाइनल टैक्स ही रहेगा, फिर ये डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की जाएंगे। 4 मिलियन 40 लाख से एक्सीड करना जरूरी है, 40 लाख, 8.4 मिलियन। अब फिर चलें 8.4 कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को रेज कर देते हैं। उसमें 8.4 का वो ले लेगा 20%। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 8.4 मिलियन लिख देता हूँ। ये देखें, आप 8.4 का ले लें।
अभी अभी चीज फॉरवर्ड नहीं चलना। पे को हम अभी इसके साथ नहीं मिला रहे, पहले एक हेड को खत्म कर लेंगे, फिर दूसरा जब पढ़ेंगे फिर उनको इकट्ठा करेंगे। अभी एक एक करके आज इस डिस्कशन इसी के बारे में होगी। पे को अगर ले लेंगे ना तो वो फिर मामला और हो जाएगा, फिर जो है डिस्कशन लंबी हो जाएगी। और फिर एक एक चीज, मैंने आपको सैलरी क्यों नहीं स्टार्ट कराया, क्योंकि वो सैलरी हेड कम से कम 5 दिन लेता है। और वो लोग ना फिर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि यार पता नहीं ये ना हो कि ये बंदा सिर्फ सैलरी जानता और बाकी चीजें हमें जो है ना वो सही तरीके से ना करवाए। तो मैं इसलिए आज आपको उसका टच दे दूंगा, कल किसी और छोटे हेड का थोड़ा टच दे दूंगा, और फिर उसके बाद हम सैलरी पे आ जाएंगे। सैलरी की कोई आपको पता मुश्किल नहीं होती, ये चीजें टेक्निकल होती हैं। नहीं जी, हमारा टाइम जा रहा है, तो आज जो है ना मैं डिडक्शन सुनिए आपको पढ़ाऊंगा। डिडक्शंस कल आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं आपको इनके नोट्स सेंड करूंगा। वो काइंडली आप लोगों ने पढ़ने, एडवांस में पढ़ने, और देखना है कि डिडक्शंस किस तरीके से अलाउ की जाती हैं। और फिर कल जो है ना जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। अदरवाइज जो है ना बंदा जब फर्स्ट टाइम पढ़ता समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। अगर आपको आइडिया होता है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल का, फॉरफिटेड डिपॉजिट का है, और एडवांसेस का थोड़ा बहुत मैं पढ़ा रहा होता तो ये चीज़ें आपसे बातें कर रही होती। तो कल आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ें आपसे बातें करेंगे, आप बोर नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको जो है ना उसमें इंटरेस्ट खुद महसूस होगा कि यार वाकई मजा आ रहा है, बंदा जो बात कर रहा है उसमें